Today, we are going to discuss the topic of law of conservation of momentum. इसका बेटा डेरिवेशन है कंप्लीट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोर्ड पर दिख रहा है सभी को? ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो मोमेंटम का जो कंसेप्ट है बेटा, वो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था। हरमन, Yes, sir. What is momentum बेटा? What is Sir, momentum? impact of force is called momentum. The impact produced by a force। और मैंने आपको इसको डिफाइन बताया था, the product of mass and velocity means कोई भी object which have some velocity also possess the momentum। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, उसके पास क्या होता है बेटा? मोमेंटम। तो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम। मोमेंटम का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो है लॉ, मगर ये लॉ आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैं पहले आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? देखो एग्जांपल क्या है। सपोज करो ये हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है, और ये हमारे पास है एक कार। ध्यान से समझना, जो ये कार है ये है बच्चे रेस्ट पोजीशन में। कार किसमें है? रेस्ट पोजीशन में है। और जो ट्रक है वो किसमें है बेटा? वो मोशन के अंदर है। कार इज इन रेस्ट, ट्रक इज इन मोशन, और ट्रक का जो मोशन है वो इस तरफ है। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Sir. Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो अब जैसे ये ट्रक इस कार से कोलाइड करेगा, मतलब इस कार को पीछे से टक्कर मारता है ट्रक, आप लोग दो चीज ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे कि भाई जो ये कार रेस्ट पोजीशन में रखी थी किसमें आ गई? मोशन में। कार रेस्ट से किसमें आ जाएगी? मोशन में। मतलब जो कार की वेलोसिटी थी वो क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। कार की वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और दूसरे हाथ से अगर हम बात करें ट्रक की, तो जैसी ट्रक इससे टकराएगा तो ट्रक की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई बेटा? डिक्रीज। कार की वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आपको अच्छे से पता है कि भाई कार का भी कुछ ना कुछ मास है और ट्रक का भी कुछ ना कुछ मास है। क्लियर हुआ? Yes, sir. जब कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कार का जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताओ। द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेस। कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो कार का मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। Increase. और इधर देखा कार इंक्रीज होगा। क्लियर? इधर ट्रक की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो ट्रक का मोमेंटम क्या होगा बेटा? बोलो। ट्रक का जो मोमेंटम है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो देखो दोनों चीज हो रही है यहाँ पर। जैसे ही ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो कार का मोमेंटम तो इंक्रीज हो गया और ट्रक का मोमेंटम क्या हो गया? डिक्रीज। अब कुल मिलाकर कंसेप्ट क्या आता है कि जितना ट्रक का मोमेंटम डिक्रीज हुआ है उतना ही कार का मोमेंटम क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद। देखो बेटा, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन उसको समझो। ऐसा ना हो कि मैं भी पूरे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ
और आप लोग बिल्कुल चुप रहो और आपको समझ में ना आए, इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। उसको बहुत अच्छे से समझो। यस आस्था, बेटा आवाज नहीं आ रही, तुम बोलो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके समझाते दिया था। आस्था आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे समझा दो, हमने लेट डाउन किया था। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, टोटल मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर collision remains constant. This is the law of conservation of momentum. और दूसरा क्या कह सकते हैं इसको, मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मोमेंटम को हम बना सकते हैं, ना ही मोमेंटम को हम खत्म कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद जो दोनों मोमेंटम होगा वो हमेशा बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। जब ट्रक टकराने से पहले की अगर हम बात करें तो ट्रक मोशन में था और ट्रक का कुछ ना कुछ मास था, तो ट्रक का मोमेंटम तो ज्यादा था। कार हमारी रेस्ट पोजीशन में थी तो कार का मोमेंटम क्या था, 0। अब मैं अगर टोटल मोमेंटम निकालूं तो मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार, वो टोटल मोमेंटम आता है बिफोर कोलिजन। जैसे ही ट्रक इस कार से टकराया तो कार की वेलोसिटी इंक्रीज हुई और ट्रक की वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। अब आपको पता है, मैंने आपको पॉइंट बताया पहले कि मोमेंटम को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को चेंज कर दे तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वही यूज हुआ है, कार की वेलोसिटी भी चेंज हो गई तो कार का मोमेंटम भी चेंज हो गया, ट्रक की वेलोसिटी चेंज हो गई तो ट्रक का मोमेंटम भी चेंज हो गया, दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया ना। बट अब जो मोमेंटम चेंज होके आया है उन दोनों को अगर हम प्लस करें, कार का और ट्रक का, वो किसके इक्वल आएगा, जो टकराने से पहले मोमेंटम। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, हमें इसे प्रूफ करना है m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2. We have to prove this. m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो अब कैसे प्रूफ करेंगे, मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ यही सेम ट्रक का और कार का। सपोज करो ये हमारे पास एक ट्रक है जिसका मास हमें दे रखा है m1, ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ये दे रखी है कार जिसका मास दे रखा है m2। ट्रक कर रहा है u2 वेलोसिटी के साथ मूव और कार कर रही है u2 वेलोसिटी के साथ मूव। दिख रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. ट्रक का मास m1 और ट्रक किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u1 वेलोसिटी से। कार का मास m2 किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, u2 से। तो मैं दोनों का मोमेंटम निकालता हूं यहाँ पर, मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा, m1 u1 सेम मोमेंटम ऑफ कार, ये क्या हो जाएगा, m2 u2। मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का मोमेंटम निकाल दिया हमने। अब टोटल मोमेंटम निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब अभी वो दोनों टकराए नहीं है, टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार मींस m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? No, sir. No, sir. बिल्कुल सिंपल करा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों का मास यहाँ पर मेंशन किया कि ट्रक का मास m1 है, कार का मास m2 है। ट्रक u1 वेलोसिटी से चल रहा है, कार u2 वेलोसिटी से चल रही है, तो दोनों का मोमेंटम निकाल के मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के
और फिर निकाल दे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब करते हैं यहाँ पर कि भाई दोनों की टक्कर हो जाती है यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो आफ्टर कोलिजन, यहाँ लिख रहा हूं मैं, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद, देखो जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो दोनों वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, ट्रक की वेलोसिटी भी चेंज होगी और कार की वेलोसिटी भी चेंज होगी। चेंज होने का मतलब क्या समझते हो आप, चेंज में दोनों केस आ जाते हैं, चेंज के अंदर इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ चेंज। क्लियर हुआ कुछ? यस बताओ। और जो ये दे रखा था ना हमारे को, ये दे रखी थी एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी कार की और ट्रक की, तो इनिशियल वेलोसिटी से क्या निकला था हमारा, इनिशियल मोमेंटम निकला था। अब आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, टकराने के बाद जो ट्रक की वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। कहां कैसे चेंज हो गई, चेंजेस, पहले क्या थी u1 कितनी हो गई v1, अब v1 वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी। ट्रक की वेलोसिटी पहले u1 थी, टकराने के बाद ट्रक की वेलोसिटी u1 से क्या हो गई v1, एंड वेलोसिटी ऑफ कार changes from u to v, कार की वेलोसिटी u2 से चेंज क्या हो गई v2। शमशेर, शमशेर यस सर। अब आप ये बता सकते हो कि इस ट्रक का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा सर बोलो, वेरी गुड। इनिशियल मोमेंटम निकाला मैंने m1 और फाइनल वेलोसिटी आ गई v1, के v1 हो गई। अब फाइनल मोमेंटम इसका सर फाइनल मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी v1, तो मोमेंटम क्या होगा m1 v1, ऐसे ही कार का मोमेंटम क्या हो जाएगा v2। सर m2 v2 सर m2 v2 m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ कार कितना हो जाएगा m2 v2। अब यहाँ पर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस में m2 v2। समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? सर ओके, यस हमने हाँ बोलो, बोलो बेटा। ने इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल मोमेंटम निकाला और फाइनल वेलोसिटी से फाइनल मोमेंटम निकाला। ये फाइनल वेलोसिटी कौन सी, जो आफ्टर मोमेंटम, मतलब आफ्टर कोलिजन जो ट्रक की थी वो फाइनल वेलोसिटी थी, कार की भी और ट्रक की भी, उससे हमने निकाल दिया फाइनल मोमेंटम। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। कैसे क्यों सोल्व करेंगे, हम मुझे ये प्रूव करना है यहाँ पर। कैसे प्रूव करेंगे, देखो जब दोनों एक दूसरे से टकराए ट्रक और कार, तो ट्रक ने कार के ऊपर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया F1। ट्रक क्या लगाएगा, कार के ऊपर फोर्स लगाएगा F1, बदले में कार भी ट्रक पे क्या लगाएगी, एक फोर्स। कौन सा फोर्स, F2। क्योंकि मैंने आपको कल न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया था और उसमें क्या कहा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो सेम यहाँ है, ट्रक ने कार पे फोर्स लगाया, कार भी बदले में क्या लगाएगी, ट्रक पे फोर्स, और दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट। तो मैं यहाँ पर सीधा पॉइंट बता रहा हूँ, ट्रक अप्लाई द फोर्स F1
on the car and car also applied the force F2 on the truck. ट्रक ने कार पर क्या लगाया? फोर्स F1 और कार ने फोर्स क्या लगाया? F2. इन्हीं फोर्स को लगाने से तो वेलोसिटी चेंज हुई है. हमें इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है. इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है. तो देखो इधर, when truck apply the force F1 on the car, then acceleration produced in car is. तो कार में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा. भाई आपके पास कोई भी व्हीकल है, कोई साइकिल आपके पास, आप साइकिल चला रहे, किसी ने पीछे से फोर्स लगाया तो साइकिल की स्पीड इंक्रीज होगी. सेम वही है, जब इस ट्रक ने कार पर फोर्स लगाया तो कार के अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो a2 होगा. उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम. मतलब कार की जो फाइनल वेलोसिटी थी कितनी आई थी? वो हमारे पास v2. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी कार की? u2. तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. कितने टाइम में चेंज हुई इसकी वेलोसिटी? t टाइम के अंदर. यहां तक क्लियर हुआ? बोलो बेटा. Yes. कार Yes, की sir. जो वेलोसिटी है वो v2 हो गई थी बाद में टकराने के बाद. तो इसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में. तो अब फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? हमें F1 की वैल्यू निकालनी है. F1 क्या होगा? मास इनटू में एक्सीलरेशन. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. यहाँ पर ट्रक जो फोर्स लगा रहा है किस पे लगा रहा है? कार पे. तो कार का मास कितना है? m2 और कार का एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? a2. तो यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? m2 और a2 की वैल्यू क्या है? v2 माइनस u2 अपॉन t. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. यहाँ तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सेम. अब इसके अपोजिट करेंगे. कार ने भी ट्रक पे क्या लगाया था? फोर्स. व्हेन कार applied the force F2 on the, जैसे कार ने F2 फोर्स लगाया, किसके ऊपर लगाया? ट्रक पर. then acceleration produced in truck, वो क्या ले रहे हैं हम? a1. कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ था? v2 माइनस u1 अपॉन में. भाई ट्रक की वेलोसिटी कहाँ चेंज हुई थी? v1 से चेंज होके कहाँ हो गई थी ट्रक की वेलोसिटी? u1. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना? v1 माइनस u1 कितने टाइम में हुई? t टाइम में. तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? f2 की वैल्यू m2 m1 और a1. बेटा बोर्ड विजिबल हो रहा है सभी को? Yes, sir. f2 is equal to m1 a1. आफ्टर दैट f2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास? m1 और a1 की वैल्यू क्या आई है? v1 माइनस u1 अपॉन t. मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ. बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? दोनों ट्रक ने कार पर फोर्स लगाया, कार ने ट्रक पर फोर्स लगाया, तो हमने उस फोर्स की वैल्यू निकाल दी. फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन. और दोनों उल्टे फोर्स लग रहे हैं. ट्रक लगा रहा है, का मास m2 है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ a2. सेम कार लगा रही है, ट्रक का मास कौन सा है? ट्रक का m1. एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? a1. अब देखो लो के अकॉर्डिंग f1 इज इक्वल टू किसके होता है? माइनस f2. क्यों? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यहाँ पर एक्शन कौन सा था? पे फोर्स लगाया था. रिएक्शन क्या हुआ था? जो कार ने बदले में ट्रक पे फोर्स लगाया.
अब आपके पास दोनों वैल्यू है, ये तो है इक्वेशन 2, मतलब f2 की वैल्यू है और हमारे पास f1 की वैल्यू है, जिसको यहाँ पुट करो। f1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, v2 minus u2 upon t is equal to minus v1 minus u1 upon t, t से t कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई m2 v2 माइनस में m2 u2, ये माइनस बाहर m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। अब u1 वाले u2 वाले एक साइड ले जाओ, मतलब v1 वाले और u1 वाले अलग अलग कर दो, तो ये हो गया m2 v2 माइनस का m1 v1 इधर आके किसको हो जाएगा, प्लस का m1 v1 इज इक्वल टू m1 माइनस का m2 u2 इधर किसको हो जाएगा, प्लस का m2, लिख सकते हो इसको इधर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डाउट बेटा बोलो, मैं एक बार इस बार रिवाइज करवाता हूँ। देखो, वी हैव टू प्रूव दैट टोटल आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या प्रूव करना है कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट है तो टकराने से पहले टकराने के बाद उनका जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रूव करने के लिए क्या लिया, एक ट्रक और एक कार, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। ट्रक का मास ले रखा है इसके अंदर m1 और जिस वेलोसिटी से चल रहा है उससे रखा है u1 इनिशियल वेलोसिटी। सेम कार का मास ले रखा है हमने m2 और जिस वेलोसिटी से चल रही है वो क्या ले रखा है हमने u। आपके पास दोनों की मास अलग, क्या निकाल लोगे, मोमेंटम निकाल लोगे। मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या आएगा बेटा, m1 u1, मोमेंटम ऑफ कार क्या आएगा, m2 u2। अब जब दोनों टकराए तो निकाल दे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराना से पहले दोनों का मोमेंटम क्या करा हमने, प्लस m1 u1 प्लस m2, ये हमारे पास क्या आ गया था, आपका टोटल मोमेंटम आ गया था m1 v1 प्लस में सॉरी m1 u1 प्लस। अब जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब कार ट्रक ने कार को पीछे से टकराया, दोनों के बीच में टक्कर हुई। अब क्या होगा, जैसे ही दोनों एक दूसरे को टकराते हैं वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जो तेज चल रहा था वो धीरे हो जाएगा और जो धीरे चल रहा था वो तेज। अब इससे पहले एग्जांपल लिया था वही केस। तो जैसे ही दोनों टकराते हैं तो ट्रक की जो वेलोसिटी है वो u1 से चेंज होके पहुंच जाती है v1 पे और कार u2 से चेंज होके कहां पहुंच जाती है, क्लियर हुआ, u1 से पहुंच गई v1 पे, कार की वेलोसिटी u2 से v2 पे। अब नई नई वेलोसिटी आ गई, एक की v1 आ गई, एक की v2 आ गई, क्योंकि पहले u1 और u2 थी। तो नई वेलोसिटी से नया मोमेंटम कराने के बाद तो कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक, मास तो सेम ही रहेगा m1 और मोमेंटम ऑफ कार क्या हो जाएगा m2 v2। अब निकाल दो टोटल जैसे पहले नहीं आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। यहां तक क्लियर। अब हमें निकालना है कि फोर्स का कंसेप्ट। भाई जब दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स, हमें उस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर कि जो ट्रक है वो कार पे फोर्स लगा रहा है F1 और कार बदले में ट्रक पर कौन सा फोर्स लगा रही है F2। एक्शन और रिएक्शन फोर्स है यहाँ पर, ये F1 ट्रक ने लगाया तो वो एक्शन फोर्स और F2 कार लगा रही तो वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। आपको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में। तो पहले हमने क्या देखा कि जो ट्रक ने कार पे फोर्स लगाया वो F1 लगाया। भाई ट्रक कार से टकरा रहा है तो कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है सीधी, तो कार की वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, u1 से चेंज होके सॉरी u2 से चेंज होके v2 हो गई थी की टाइम में। तो कार में एक्सीलरेशन कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी है v2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी
u2 और अपॉन में t टाइम में। एक्सीलरेशन आ गया। मास ऑफ द कार आपको पता है क्या होता है, m2 जो दे रखा है। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, मास m2 एक्सीलरेशन a2। a2 की वैल्यू क्या निकाली है, v2 माइनस u2 अपॉन 2। इसको यहां पुट कर दिया, हमारे पास इक्वेशन 1 मतलब f1 की वैल्यू आ गई, एक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। रिएक्शन फोर्स के अंदर क्या करेंगे कि कार ने ट्रक पे अप्लाई किया फोर्स F2, कार ने ट्रक पे F2 फोर्स अप्लाई किया, जिससे जो ट्रक में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हुआ a1। तो कितना हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन t। इसको पुट करेंगे तो F2 की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास ट्रक का m1 दे रखा है, एक्सीलरेशन v1 माइनस u1 अपॉन t, ये आ गई F2 की वैल्यू। अब यहाँ यूज हो रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछे तो ये F1 माइनस F2 क्या क्यों आया है, तो बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो इक्वल के लिए तो बीच में इक्वल का साइन आ गया, और अपोजिट के लिए क्या साइन आ गया, माइनस का। दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, F1 की वैल्यू भी है और F2 की वैल्यू भी है। तो F1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, इसको रख दिया। F2 की वैल्यू क्या थी, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, दोनों के बीच में इक्वल टू, तो t से t कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, m2 को v2 से करेंगे m2 v2 माइनस ht, m2 को u2 से करेंगे m2 u2 इज इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू आ गया। माइनस के m1 को v1 से करेंगे माइनस के m1 v1 और माइनस माइनस प्लस के m1 u1। अब v1 वाले मतलब v वाले एक तरफ ले जाओ, u वाले एक तरफ ले जाओ, तो ये m2 v2 था, माइनस के m1 v1 इधर आके किसका हो जाएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का m1 v1 और माइनस का m2 u2 इधर जाके प्लस का। तो ये हमें प्रूव करना था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, और ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें बेटा, No, sir. बोलिए। नो अब सर। आपको इस एजुकेशन की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप इसको सोल्व करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। आप लोग अपने हाथ से इसको नोटबुक में डेरिवेशन को करके देखिए, मैं आपको इसके नोट्स सेंड करूंगा। जहाँ तक आपको मोमेंटम तक के नोट्स मैंने सेंड कर रखे चैप्टर के, आज मैं आपको उससे आगे के नोट्स सेंड करूँगा, ठीक है। अब बात आती है कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो इसकी मोस्टली दो एप्लीकेशंस तो वही है सेम, वर्किंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स। एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फर्स्ट तो क्या इसके अंदर सेम वही, वर्किंग ऑफ रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन, वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि जब रॉकेट के अंदर हाई प्रेशर में गैस को जब बर्न किया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। अब वो हीट एनर्जी, उनका जितना मास होता है और वो जितनी वेलोसिटी के साथ बाहर आ रही है, उतना ही फोर्स कहाँ लगेगा उस रॉकेट में, ऊपर की तरफ लगेगा, जिससे वो हाई वेलोसिटी के साथ कहा जाता है, ऊपर जाता है। दोनों कंडीशन के अंदर उनका जो मोमेंटम होता है वो बैलेंस है। सेम जेट एरोप्लेन के अंदर है, जितने वेलोसिटी के साथ गैस बाहर इंजेक्ट होती है प्रेशर से, उतनी वेलोसिटी के साथ जेट प्लेन कहा जाता है। यहाँ दोनों यूज होते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और एक इसके अंदर आता है रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल क्या होता है, कल भी बताया था आपको, जैसे हमारे पास गन है, तो ये इसके पीछे ट्रिगर शॉट, जो ट्रिगर होता है, और ये पीछे की वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ बुलेट आगे जाती है उतनी वेलोसिटी के साथ क्या होती है, गन रिकॉइल होती है। द वेलोसिटी विद व्हिच द गन रिकॉइल,
उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। और ये क्वेश्चन आएंगे इसकी न्यूमेरिकल कल हम न्यूमेरिकल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, जिसमें हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो जैसे स्टार्टिंग की बात करें तो आपके पास जो गन है वो भी और जो अंदर बुलेट है वो भी किस में रखी हुई है? रेस्ट पोजीशन में। तो इसका मतलब गन की वेलोसिटी u1 है और बुलेट की वेलोसिटी u2 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ गन, दोनों कितनी दे रखी है? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, गन का मास m1 है और बुलेट का मास कितना है? m2। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन क्या होगी वैल्यू? m1 u1 प्लस m2 u3 कितना हो गया? 0। अब जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट आगे जा रही है उसको तो लेट कर दी मैंने v2, क्या लेट कर दी? v2। और जिस वेलोसिटी के साथ गन रिकॉइल होगी उस वेलोसिटी को क्या लेट कर लिया हमने? v1। तो अभी आपको समझाया था यहाँ पर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू किससे होता है? m1 v1 प्लस m2 v2। ये वैल्यू पूरी हमारी क्या आ गई यहाँ पर? 0। तो क्या हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2। जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू निकाल दो, माइनस m1 v1। और अगर हमें क्या निकालना है? v1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? m2 v2 अपॉन में m1। ये माइनस जो इंडिकेट कर रही है इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी मतलब गन है वो बैक साइड रिकॉइल कर रही है, अपोजिट फोर्स लग रहा है उसको। न्यूमेरिकल में यूज होगा। कल जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है हमें। तो रिकॉइल वेलोसिटी के लिए हम सीधा ही फॉर्मूला लगा सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू में m2 मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। इनमें से कोई एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी तो उस वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो No, बेटा। sir. नो सर। तो यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि आपको पता है मैंने हाफ चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम से पहले कवर हो गया था। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारा हाफ चैप्टर एग्जाम से पहले कवर हो गया था, और हाफ चैप्टर जो हमने दो टॉपिक बचे थे हमने एग्जाम से पढ़ा। अब नेक्स्ट जो 3 क्लासेस आएंगी मींस वही फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं उनके अंदर भी इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स और इसका रिवीजन करूंगा। हम थर्ड चैप्टर अभी शुरू नहीं करेंगे, ठीक है? तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप उसको पहले ही नोट डाउन करके रखें बेटा, ताकि आप क्लास के टाइम उसको पूछ सकें। और जिस बच्चे की क्लास में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं आपके पेरेंट्स के पास कॉल करूंगा। आज मैंने आपको बताया जैसे नेम ऋतिक यादव, ठीक है? अच्छा ऋतिक कौन से सेक्शन में ये बता सकते हैं कोई बच्चा? Sir, A1. ऋतिक A1 में। ऋतिक आवाज आ रही है आपको? A1 सेक्शन में, ओके। तो बेटा इसको रिवाइज करना, ठीक है? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, यू मे लीव द क्लास नाउ। निखिल, निखिल लीव द क्लास बेटा।